हेलो हाय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल में देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज की वीडियो के अंदर हम आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ के सेकंड चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। यानी कि इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ कुछ बुनियादी बातों को, कुछ कुछ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था, जहां पे हम लोगों ने कंपनी के मीनिंग को समझा था, कंपनीज एक्ट को समझा था, कंपनीज एग्जैक्टली किस तरीके से इवेलुएट हुआ, इस मुद्दे पर हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे जो आपका कंपनी लॉ है, जो ऑल ओवर द इंडिया काम करता है, जितनी भी कंपनी जिसके अंदर रजिस्टर होती हैं, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो कंपनीज एक्ट बना हुआ है 2013 की मैं बात कर रहा हूं, उसको एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कौन करता है, उसको इंप्लीमेंट करने वाली कुछ अथॉरिटीज हैं या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालती है। तो इंप्लीमेंटेशन से लेके मॉनिटरिंग, सभी तमाम चीजों का जो देख रेख है वो किसके अंदर आता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी के अंदर आता है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर हम इसी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर को काफी डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की चैप्टर के मीनिंग को लेकर के ही। यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। यानी कि कंपनी लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसी अथॉरिटीज है, ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ ऐसी अथॉरिटीज हैं, कुछ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं, जो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। सबसे पहला शब्द ध्यान रखिएगा, इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, सुपरविजन का काम करते हैं, और अगर आप लोग देखेंगे एनफोर्समेंट या एनफोर्स करने का काम करते हैं। किसके सुपरविजन, किसके इंप्लीमेंट, किसके रेगुलेशन की बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। माने जो आपका कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, जो जो सेक्शन दिए हुए हैं, उनको इंप्लीमेंट करने का काम कुछ अथॉरिटी, कुछ इंस्टीट्यूशन संभालते हैं। उनके रेगुलेशन का काम, सुपरविजन का काम एंड उनके एनफोर्समेंट का काम कौन संभालते हैं, कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन है और कुछ कुछ अथॉरिटीज है। इन तमाम अथॉरिटीज को क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, इनको क्या कहा जाता है, इन्हीं को आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ बोलते हो। समझ में आया। तो काफी अहम जानकारी मैंने दी है। अब आपको समझना यह है, अगर आप लोग सुप्रीम अथॉरिटी की बात करते हैं, यानी अगर आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए हु इज द सुप्रीम अथॉरिटी, मैं किसकी बात कर रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम अथॉरिटी की बात कर रहा हूं। तो अगर आप लोग सुप्रीम अथॉरिटी की बात करें ना, तो आपको याद रखना है यहां पे सुप्रीम अथॉरिटी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ये किसके थ्रू किया जाता है, ये एमसीए, किसको बोलते हो आप लोग, एमसीए, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम अथॉरिटी है, जो एक तरीके से इन तमाम प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने से लेके एनफोर्समेंट तक का काम देखता है। और याद रखिएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इन चीजों को किसके थ्रू अंजाम देती है, मेनली थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जिसको आप लोग क्या कहते हो, एमसीए, ठीक है। तो यही से आपका एक स्ट्रक्चर डेवलप होगा। जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, कंपनी लॉ के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, तो सुप्रीम पे कौन बैठा हुआ है, आपका एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बैठा हुआ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आप देखेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी कामकाज करती है वो किसके थ्रू करती है, एमसीए के थ्रू करती है, जिसको आप लोग बोलते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। तो आई होप कि आपको जो ये आपका सेकंड चैप्टर है उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, जहां पर हम लोगों ने समझा एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, रेगुलेशन का, सुपरविजन का, एनफोर्समेंट का एंड इंप्लीमेंटेशन का। किसकी इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, अगेन आप
आपके प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 की। ये डायग्राम, ये जो आपका फ्लो चार्ट है, ये आपको एक तरीके से स्टार मार्क कर लेना है अगर आप लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो पूरा का पूरा ये एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है, आप लोग ऐसे कह सकते हैं। जो कंपनीज लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर केवल इतना ही है, बस इसको हम लोगों ने डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। सबसे सुप्रीम एपेक्स बॉडी बोलते हो आप लोग इसको, क्या कहते हो आप लोग इसको, एपेक्स बॉडी बोलते हो। जो शीर्ष पर जो लोग होते हैं ना, शीर्ष पर जो बैठा होता है, शीर्ष, शीर्ष को मतलब क्या कहते हो आप लोग इसको, कह सकते हो सर ये आपका क्या है, ये आपका एपेक्स बॉडी है। क्या कह सकता हूं मैं इसको, ये आपका एपेक्स बॉडी रहने वाला है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर एपेक्स बॉडी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम करती है किसके थ्रू करती है, एमसीए के थ्रू करती है, जिसको कहते हैं आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और याद रखिएगा एमसीए का हेड ऑफिस कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। तो न्यू दिल्ली क्या है, इसका हेड ऑफिस है। ये भी काफी अहम बात है, ये भी आपको याद रखना, हेड क्वार्टर बोल दीजिए या हेड ऑफिस बोल दीजिए, ठीक है, बेसिक बात है। अब यहां पे देखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आपको सीपीसी पढ़ना है जो कि मानेसर के अंदर है, और आपको सीआरसी पढ़ना है जो कि क्या है, मानेसर के अंदर है। सीपीसी का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, याद रखिएगा सीपीसी का मतलब क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, ये भी मानेसर के अंदर है। और सीआरसी का मतलब है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, ये भी आपका मानेसर के अंदर है। समझ में आया, तो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। एपेक्स बॉडी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा, जिसको सुप्रीम बोल सकते हो आप। और ये जितने भी काम करेगा ये एमसीए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अकॉर्डिंग करेगा, ये इसके थ्रू करेगा, जिसका हेड ऑफिस हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और यहां पर भी मानेसर के अंदर हमारा सीपीसी जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बोला जाता है, सीआरसी जिसको आप लोग सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर बोलते हो, दोनों मानेसर के अंदर रहने वाले हैं। अब यहां पे देखिए अगर आप लोग आरडी की बात करते हैं, आरडी का मतलब होता है रीजनल डायरेक्टर, ठीक है ना। अब यहां पे कितना है, जोनल ऑफिसेज है, टोटल कितने हैं, 7 आरडीज है, माने 7 रीजनल डायरेक्टर्स है। क्लियर है। अब यहां पर भी हम लोगों ने बेसिकली 3 कैटेगरियां बनाई हुई है जिनको आपको पढ़ना है। सबसे पहली कैटेगरी को आप लोग क्या कहते हो, फील्ड ऑफिसेज ऑफ द आरओसी। क्लियर है, तो आप लोग क्या कहोगे, फील्ड ऑफिसेज ऑफ आरओसी कहोगे। उसके बाद आपका आएगा आरओसी कम ऑफिशियल लिक्विडेटर्स आ जाएगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आप लोग पढ़ोगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर द आईबीसी। अब इन तीनों का क्या मीनिंग होता है मैं आपको अभी समझाने वाला हूं डिटेल में जाकर के। इनके रोल्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे, पर्पस को भी अंडरस्टैंड करेंगे, इनके अथॉरिटीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे, किसके पास क्या क्या एग्जैक्टली पावर होती है। लेकिन आपने क्या समझना है, आपने समझना है जब भी आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। इससे आसान स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे इजीएस्ट एक तरीके से तरीका है जो मैंने काफी सोचने समझने के बाद आप सभी के साथ शेयर किया है। अब बात करते हैं एक एक करके इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। सब पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एपेक्स बॉडी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। सबसे शीर्ष पे कौन सी बॉडी बैठी हुई है, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से ही अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप में क्या है, एपेक्स बॉडी है, किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऑफ द कंपनी लॉ। समझ में आया, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप ऑफ कंपनी लॉ के अंदर सबसे शीर्ष पे जो बॉडी है, सबसे शीर्ष पे जो एपेक्स बॉडी है, उसको क्या कहते हो, उसको आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हो। अब ध्यान ये रखना है, जब भी आप लोग पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो, माने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या होती है, तो हम लोग कहते हैं सबसे पहली पावर होती है डेलीगेट पावर एंड द फंक्शन टू द डिफरेंट अथॉरिटी। माने आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर होती है कि वो अलग अलग अथॉरिटीज को पावर और फंक्शन डेलीगेट कर सके। किससे रिलेटेड, कंपनीज लॉ से रिलेटेड या कंपनीज एक्ट 2013 से रिलेटेड। क्लियर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही केवल अथॉरिटी होती है जो अलग अलग अथॉरिटीज बना सकती है, अलग अलग जो पावर है उसको डेलीगेट कर सकती है। अच्छा, ये ग्रांट कर सकती है अप्रूवल इन द स्पेसिफिक केसेस। कोई स्पेशल केस हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर होती है, वो वहां पे ग्रांट अप्रूवल कर सकता है। उसके बाद कंडन डिले इन द फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना, जो पेनल्टी डिले होता है, पेनल्टी को माफ करना, ये कंडन डिले का मतलब क्या, पेनल्टी माफ करना। मेरे हिसाब से एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लेना, कंडन डिले इन फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन। एंड आगे देखिएगा, एग्जम्प्ट एनी क्लास
क्लास और क्लासेस ऑफ द कंपनीज फ्रॉम द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। समझ में आया? यानी कि एक प्रोविजन है, किसी प्रोविजन के अंदर अलग अलग क्लासेस बनी हुई है, उन क्लासेस को अगर एग्जम्प्ट करना है तो ये अथॉरिटी, ये पावर भी किसके पास होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। ये मेक, अमांड एंड द मॉडिफाई रूल्स एंड द प्रोविजन बाय इशूइंग द नोटिफिकेशन। यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर अगर किसी भी नए नियम को इंट्रोड्यूस करना है, कोई नया रूल बनाना है, कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो एक नोटिफिकेशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। और यही आपका प्रिस्क्राइब करता है प्रोसीजर फॉर द कंप्लायंसेस अंडर द एक्ट। मतलब इस एक्ट के अंदर एग्जैक्टली जो कंप्लायंसेस का क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, ये सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। दैट्स व्हाई मैंने कहा था सुप्रीम बॉडी कौन होती है? यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी काम करती है वो किसके थ्रू करवाती है? एमसीए के थ्रू, जिसको आप लोग बोलते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो अब हम सेकंड नंबर पे किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। अब समझिए ध्यान से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब क्या होता है? द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज इट्स पावर। देखिए काफी अहम जानकारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली के अंदर। और कौन सी दिल्ली की बात हो रही है? न्यू दिल्ली की बात हो रही है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। अच्छा, ये आपका एमसीए इज द नोडल मिनिस्ट्री। यानी एमसीए क्या होता है? नोडल मिनिस्ट्री है, मतलब कानूनी बॉडी आप लोग समझ सकते हो ऑफ द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आया? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 है जिनको आपको समझना है। पॉलिसी की फॉर्मेशन अगर आपको करनी है तो आपका एमसीए करेगा। एनफोर्समेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट करना है तो वो भी आपका एमसीए करेगा। सुपरविजन ऑफ द कंपनीज रिलेटेड अथॉरिटीज, अगर यानी कि कंपनीज रिलेटेड अथॉरिटीज का सुपरविजन करना है तो ये पावर भी किसके पास होती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास होती है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इसकी पावर को एक्सरसाइज करती है वो किसकी थ्रू करती है? वो आपका एमसीए के थ्रू करती है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कुछ यहां पे मीनिंग रहने वाला है, रोल रहने वाला है, पावर रहने वाला है, पर्पस रहने वाला है, और वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का अपना क्या यहां पे बेसिक योगदान रहने वाला है। जब आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करते हैं तो मैंने कहा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो? सीपीसी कहते हो। अभी मैंने यहां पे नहीं समझाया आपको, यहां पे अगर आपको याद हो, ये सीपीसी होता है कि आपका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर होता है जिसको आप लोग क्या कहते हो? सीआरसी कहते हो। और ये दोनों ही कहां पर है? मैंने अभी बताया किसके पास है? ये आपके मानेसर के अंदर है। क्लियर है? तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उसके अंदर आपको एक तो सीआरसी देखने को मिलता है और एक आपको सीपीसी देखने को मिलता है। सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, माने मोटा मोटा नाम से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का मामला ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला ऑफिस देखेगा, और प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ मामला यहां पे डील किया जाएगा। समझ में आया? यानी अगर आप लोग सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर मानेसर की बात करते हैं तो इसके फंक्शन क्या है ये आप लोग समझ लीजिएगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से जुड़े हुए फंक्शन किसके पास होते हैं? सीआरसी के पास। इनकॉर्पोरेशन का मतलब वही आपका रजिस्ट्रेशन जो मैं बार बार आपको बताता आया हूं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? आपका रजिस्ट्रेशन ही होता है, आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और जब कंपनी रजिस्टर होती है तो उसको एक सीआईएन नंबर मिलता है। सीआईएन का मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको अलॉटमेंट का काम किसके पास होता है? सीआरसी के पास होता है। माने अगर आप लोग देसी लैंग्वेज में समझे तो आप लोग ये कह सकते हैं सर रजिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, और आप किसकी बात कर सकते हैं? आप लोग कह सकते हैं अलॉटमेंट। किसकी अलॉटमेंट की बात कर रहा हूं मैं? अलॉटमेंट ऑफ सिन नंबर। क्लियर है? ये दोनों बातें कहां किसके हाथ में होती? किसका फंक्शन है? ये सीआरसी का फंक्शन है। अच्छा, यहां पे प्रोसेसिंग एप्लीकेशन 4, यानी कि यहां पे किस किस चीजों का एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाता है? नाम के अप्रूवल का और प्लस में कंपनी के रजिस्ट्रेशन का। समझ में आया? यानी ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। किसके अप्रूवल की बात हो रही है? नेम के अप्रूवल की बात हो रही है, प्लस में आप लोग क्या कह रहे हैं? कंपनी के रजिस्ट्रेशन। खैर रजिस्ट्रेशन तो हम लोग बार बार पढ़ ही रहे हैं, नाम का ध्यान रखना, ठीक है। तो किसकी बात हुई है? ये आपके सीआरसी की बात हुई है, जिसको आप लोग जानते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन सेंटर मानेसर के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग पर्पस की बात करते हैं तो बहुत ऑब्वियस आपको दिख रहा है, यहाँ पे एंश्योर करना है यूनिफॉर्म, फास्ट एंड द सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन को, समझ में आया? यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ना वो यूनिफॉर्म रहे, हर जगह सेम रहे, फास्ट हो और सेंट्रलाइज्ड हो, क्लियर है, फॉर द कंपनीज अक्रॉस द इंडिया, समझ में आया? यानी कि जो सीआरसी का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज से जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग यहां पे बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर मानेसर की, जिसको आप लोग सीपीसी के नाम से जानते हैं, तो यहां पर बेसिकली अगर आप लोग फंक्शन की बात करते हैं तो प्रोसेसिंग ऑफ द स्टेटरी फीलिंग मेड बाय द कंपनीज, क्लियर है? यहां पे प्रोसेसिंग करता है जो भी स्टेटरी कानूनी तौर पे फीलिंग की जाती है कंपनीज द्वारा, हैंडलिंग करता है ये ई फॉर्म्स को। किससे जुड़े हुए ई फॉर्म्स हैं? जैसे एनुअल रिटर्न की बात हो गई है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो गई है, यहां पे ये दोनों चीजें किसके अंदर आती है? ये आपकी सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर के अंदर आती है। एंड आइडेंटिफाइंग नॉन कंप्लायंसेस, ये भी आपका किसका काम होता है? ये भी आपका सीपीसी का काम होता है कि नॉन कंप्लायंसेस को आइडेंटिफाई करना। कहां पे एग्जैक्टली नॉन कंप्लायंसेस चल रहा है? पर्पस आप लोग क्या कह सकते हैं? वैसे तो ये गवर्नेंस है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, एंड आगे किसको प्रमोट करना? पेपरलेस कंप्लायंसेस को प्रमोट करना है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना, यहाँ पे ई फॉर्म की बात हुई है। ई फॉर्म का मतलब क्या होता है? ये आप लोग क्या कह सकते हैं? पेपरलेस। जो आजकल डिजिटल चल रहा है ना, आप लोग क्या कहते हो इसको? आप लोग डिजिटल कहते हो, ठीक है ना? जो भी आपका बिना पेपर के जो भी काम होता है, पेपरलेस या ई फॉर्म, ये सारा जिम्मेदारी किसके पास होता है? ये आपके सीपीसी के पास होता है, ठीक है। तो एमसीए का आप ध्यान रखिएगा, सीआरसी मानेसर का क्या मतलब है, सीपीसी मानेसर का क्या मतलब, उनके पास क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या पावर्स हैं, उनका मेन पर्पस क्या है, ये भी आपको थोड़ा सा अच्छे से अपने जहन में रखना, ठीक है। तो यहां तक स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? यहां तक हमने पढ़ा कि एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग समझ लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब समझा, और मैंने सीपीसी और सीआरसी का मतलब हमने यहां पे समझ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं 7RD की, जिसको आप लोग बोलते हो 7 रीजनल डायरेक्टर, जोनल रीजनल डायरेक्टर की बात करेंगे तो इसको समझेंगे। उसके बाद मैं फील्ड ऑफिसर्स ऑफ द आरओसी बात करूंगा, आरओसी कम ऑफिशियल लिक्विडेटर्स की बात करूंगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर आईबीसी की बात करने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। रीजनल डायरेक्टर आरडीज की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, हिंदुस्तान के अंदर एमसीए के अंडर 7 रीजनल डायरेक्टर्स हैं, जहां पर लोकेशन कहां पे है? मुंबई हो गया है, कलकत्ता हो गया है, चेन्नई हो गया है, न्यू दिल्ली हो गया है, अहमदाबाद और हैदराबाद, ठीक है। तो आप लोग अगर देखेंगे 1 2 3 और ये आपका 4, ये 5 और ये कितना हो गया 6 और 7वां है ना 1 मोर जोनल लोकेशन। इसके अलावा एक और जो स्पेसिफाइड नहीं है, इसके अलावा एक और जोनल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्लियर? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ आरडीज की, माने ये आपके जितने भी रीजनल डायरेक्टर से इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन है एक्ट एज ए डेलीगेट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्लियर है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डेलीगेट्स की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डेलीगेट्स की तरह काम करते हैं। अलोंग विद आपको समझना है ये क्या क्या मैटर हैंडल करते हैं। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस को हैंडल करते हैं, ये आपके शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, माने यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का एक ऑफिस दूसरे स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट हुआ है तो उसका देखरेख का काम, उसकी पूरी हैंडलिंग किसके पास होती है? आरडीज के पास होती है। एंड अपील अगेंस्ट आरओसी ऑर्डर, अगर आपका कोई आरओसी ऑर्डर है उसके अगेंस्ट अपील है तो ये सब मामला कौन देखता है? आरडीज देखता है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं जिनको अगर आप लोग पढ़ेंगे, अपने जहन में रखेंगे तो बड़े आराम से आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एक छोटा सा यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे होंगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बोलते हैं, आरओसी याद होगा ना, जब आप लोग कंपनी को रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आरओसी के पास ही जाना होता है, ठीक है। इसका फंक्शन समझिए, इसका फंक्शन क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एंड द एलएलपी, एलएलपी के कंपनी, एलएलपी और कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का मामला आरओसी के पास होता है। ये आपका मेंटेनेंस ऑफ स्टेटरी रिकॉर्ड्स रखता है। ये इंस्पेक्शन एंड द इंक्वायरी का मामला इसके पास होता है। इशूइंग नोटिस फॉर द नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस के केस में आरओसी क्या कर सकता है? नोटिस इशू कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा आरओसी एक्ट्स एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये किसकी तरह काम करता है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह काम करता है बिटवीन द कंपनीज एंड एमसीए। काफी अहम बात है कि अगर आप लोग बात करते हैं
कंपनीज की, और अगर आप लोग बात करते हैं एमसीए की, तो इन दोनों के बीच में फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह कौन काम करता है? आरओसी डिपार्टमेंट काम करता है। ठीक है, तो आरओसी आपको समझना है। हमने यहाँ पे समझ लिया फील्ड ऑफिसेज ऑफ द आरओसी। आरओसी का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की बात की है। अब हम बात करेंगे आरओसी कम ऑफिशियल लिक्विडेटर की। ठीक है, आरओसी कम ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो इसके फंक्शन क्या है ये थोड़ा आप लोग ध्यान लीजिएगा। एक्ट्स एज ए ऑफिशियल लिक्विडेटर इन सर्टेन केसेस, मतलब ये किसकी तरह काम करता है? सर्टेन केसेस के अंदर लिक्विडेटर की तरह ही काम करता है, और ये असिस्ट करता है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज को एंड लिक्विडेशन प्रोसेसिंग को। ठीक है ना, यानी अगर आप लोग कहेंगे वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनीज को कौन हैंडल करता है? आरओसी कम ऑफिशियल लिक्विडेटर, जिसको ओएल्स के नाम से जानते हो। लिक्विडेशन प्रोसीडिंग के अंदर भी इसका अपना फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। तो यहां से तो आपका आरओसी हो गया है, यहाँ पे आपका आरओसी कम ओएल हो गया है, जिसको आप लोग ऑफिशियल लिक्विडेटर के नाम से जानते हो। लास्ट एंड फाइनल जो आपका रहेगा डेट इज, पढ़ो इसको, आईबीसी। आईबीसी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। आईबीसी का फुल फॉर्म होता है माय डियर फ्रेंड्स, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं इसको इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है ना, आईबीसी का फुल फॉर्म होता है। तो आईबीसी का जो आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर आईबीसी की बात करते हैं, उसके क्या क्या फंक्शन है? यहाँ पे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन को हैंडल करने का मामला इसके पास होता है। ये मैनेज करता है एसेट्स ऑफ इंसॉल्वेंट कंपनीज। इंसॉल्वेंट कंपनीज के एसेट्स को मैनेज करता है। वर्क अंडर द सुपरविजन, किसके अंडर में सुपरविजन के अंडर, किसके अंडर सुपरविजन होता है? एनसीएलटी के अंदर, आईबीबीआई, जिसको आप लोग इंसॉल्वेंसी एंड द बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सारी बात चीजें मैं आने वाले वक्त में आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी केवल कुछ कुछ बातें हैं जिनको आपको याद रखना। ठीक है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट क्या था? ये आपका कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज लॉ का स्ट्रक्चर था, जिसको हम लोगों ने काफी डिटेल में समझा। हमने समझा सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमने समझा एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, हमने समझा सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर को, हमने समझा सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को, हमने समझा आरडी 7 आरडीज कौन से हैं, और यहां पर हमने समझा आपका आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी को, आरओसी कम ओएल यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर को, और हमने समझा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अंडर आईबीसी को। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ कुछ बातें हैं जिनका हमने जिक्र किया है आज की क्लास के अंदर। इससे आगे एक क्लास और लगेगी जहां पर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एनसीएलटी। एनसीएलटी का अपना मीनिंग क्या होता है, और इससे जुड़े हुए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट फर्स्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी लॉ, या आप लोग कह दीजिए चैप्टर 2, जहां पर हम लोगों ने कुछ कुछ बेसिक बुनियादी और फाउंडेशनल बातों को यहाँ पे अंडरस्टैंड किया है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होगी, सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो सोल्दी बाय, कीप लर्निंग।